पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो वो पोस्चर के चेंज के पीछे क्या मोटिवेशन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसका आंसर भेजा है और जिसका आंसर बेस्ट है सारे आंसर्स में से, उस स्टूडेंट का आंसर मैं लेक्चर के बाद में पिन कर दूंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये बात समझें कि आपको 1 2 3 4 सीढ़ियां नहीं सोचनी है, आपको नंबर ऑफ स्टेप सोचना है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी सीढ़ियां हैं और आपको चढ़ते जाना है। तो क्या आप मानते हैं कि आपका पोस्चर झुका हुआ होगा? जब तक, अब मैं मोटिवेशन की तरफ मूव कर रही हूं, जब तक आपके अंदर मॉडेस्टी, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, विनम्रता नहीं होगी, आपका झुका हुआ पोस्चर नहीं होगा, जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक आप लाइफ में ऊपर नहीं चढ़ सकते। और जब आप उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, आप एक बार सोचिए, एक के बाद एक के बाद एक खूब सारी सीढ़ियां हैं, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा अकड़ना होगा, थोड़ा आपको पीछे की तरफ होना होगा, मतलब आप में रिजिडिटी है। अगर आप में हम्बलनेस नहीं है, अगर आप में मॉडेस्टी नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, तो आपको सीढ़ियों से नीचे आना पड़ेगा। मतलब लाइफ में आपका नीचे आना तय है, आपका डिग्रेडेशन तय है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम सपोज करते हैं कि पानी का भरा हुआ एक मटका है और ग्लास चाहता है कि मेरे अंदर पानी आ जाए, तो एक बार सोच के देखिए, क्या ग्लास को मटके में जाने के बाद झुकना ही पड़ेगा? बिना झुके उस ग्लास में, उस मटके से पानी भर नहीं सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक पेड़ है और वो चाहता है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आएं, तो उस पेड़ पर बहुत सारे फल होने चाहिए, और अगर पेड़ पर फल लगे हैं तो पेड़ की डालियों को झुकना ही पड़ेगा। तो अगर आप हम्बल हैं, पोलाइट हैं, तो हम लाइफ में ग्रो करेंगे, और अगर हमें रिजिडिटी है, अगर हमें हम्बलनेस नहीं है, तो बच्चों हमारा नीचे आना तय है। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही टॉपर हो, ये बेसिक चीज अगर हमारे अंदर नहीं है तो सक्सेस कभी हमारे यहाँ नहीं हो सकती। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी में हमने 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नंबर 1, विच इज प्रिफर्ड, मोलैरिटी और मोलैलिटी, and number 2, which is more concentrated, 1m or 1m, and we have discussed this question for aqueous solution in that lecture. And today we are going to start number 1, derivation of relation between molarity and molality. Students, first I am going to tell you the derivation of relation between molarity and molality, and then we will discuss which is more concentrated, molar or molal for non-aqueous solution. So welcome dear students to the journey of loving chemistry. This is Vinisha Jain from Ajmer, and now we are going to start derivation between molarity and molality. निकाल लीजिए अपने रजिस्टर्स एंड पेन और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले मैंने लिया, सपोज मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज m। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कैपिटल M है, मीन्स, आई थिंक सब जानते हैं इसका मीन्स क्या है, पिछले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है मोलैरिटी क्या होता है, मीन्स। मैंने मोलैरिटी M मान ली है, तो M मोल्स ऑफ सोल्यूट, M मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैन आई से 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई होप सब बच्चों को याद है, अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है तो 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी हाफ है तो हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो n 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। नाउ नंबर 1 चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज मोलैरिटी और मोलैलिटी के इस डेरिवेशन में नंबर ऑफ मोल्स कॉमन है। मतलब जितने मोल्स आप m सॉल्यूशन बनाने में डाल रहे हो उतने ही मोल्स आप स्मॉल m सॉल्यूशन बनाने में डाल रहे हो। आपको मालूम है बेसिक फर्क क्या है, मोलैरिटी में उतने मोल 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डाले जाएंगे और मोलैलिटी में उतने मोल 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डाले जाएंगे। तो मैंने मोलैरिटी ले लिया। अब आप मेरा करने का तरीका देखना, मैं आपको समझाते हुए कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ और आपको कॉपी करना है। या तो आप एक काम करें, पहले पूरा समझ लीजिए फिर आप कॉपी कर लेना। मोलैरिटी m मानी तो m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे निकालनी है मोलैलिटी, तो यहां पर मैंने लिखा मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सबको याद है ये बात, मोलैलिटी का डेफिनेशन। अब बच्चों अपन यहाँ पर m मोल सॉल्यूट के ले चुके हैं और मैंने बोला इस डेरिवेशन में दोनों में मोल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स को आप m कर देंगे। मतलब m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैं कहां पर हूं, मैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन पर हूं, मतलब मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर हूं और मुझे उतने ही मोल्स को किसमें कैलकुलेट करना है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg किसकी यूनिट है, मास, मतलब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट तक आना है। मैं कहां हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर हूं और मुझे कहां तक आना है, मास ऑफ सॉल्वेंट तक। तो ये जो जर्नी है वो ही डेरिवेशन है, नथिंग एल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्वेंट तक आना ही डेरिवेशन है, नथिंग एल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो m आपके कॉमन है दोनों में। तो मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। अपन किस तरह से चल रहे हैं वो आप देखिएगा, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मैंने लिखा मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मुझे ये दो वैल्यूज चाहिए, तो पहली मैंने लिखा ली मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, और दूसरी मैं किसके लिए निकाल दूंगी, मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो अब इसके लिए मैं ऊपर ले रही हूं, we know density of solution equals to mass of solution upon volume of solution। सबको याद है जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास अपॉन वॉल्यूम, सब सॉल्यूशंस के हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, ध्यान दीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का डेंसिटी लिख दिया मैंने और वॉल्यूम कितना लेकर चल रही हूं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर लगा दिया 1000। तो ये मेरे पास आ चुका है मास ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का मास कैसे निकालें, तो यहां पर मैंने लिखा वी नो मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बच्चों मोल किसके, सॉल्यूट के, तो मास भी किसका, सॉल्यूट का, तो मॉलिक्यूलर मास भी किसका, सॉल्यूट का। बोलिए यहां से मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल कितने रखे हैं मैंने, कैपिटल M रखा है, और मॉलिक्यूलर मास के लिए मैं सिंबल ले रही हूं M2। तो यहां से मेरे पास
मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, और मास ऑफ सॉल्यूट या m इंटू m2। मास ऑफ सॉल्यूशन रेडी है, मास ऑफ सॉल्यूट रेडी है, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट? तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया आपके पास में? मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट जो है आपके पास m इंटू m2। ये आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट। और इस मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू को अगर आप यहां पुट कर दोगे तो मोलैलिटी चल रहा है, और मोलैलिटी में आप देख सकते हैं मोलैरिटी आ चुका है, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मोलैरिटी को m माना है। m मोलैरिटी का मतलब m मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, और इतने ही मोल 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डाल दूं तो वो मोलैलिटी बन जाएगा। तो वॉल्यूम को मैंने मास में बदला, वॉल्यूम सोल्यूशन का था, उसको मैंने डेंसिटी से इनटू किया तो मेरे पास सॉल्यूशन का मास आ गया। मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए मैंने इनको इनटू किया, मोल और मॉलिक्यूलर मास को, तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया, और सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास जो मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अपन मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही फॉर्मूला सिखाया था आपको। अब मास किसमें करना है? ग्राम में। तो आपको बताया था व्हेन यू रिप्रेजेंट द मास इन ग्राम यू हैव टू डिवाइड ग्राम बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मान चुके हैं m, तो m अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आप ग्राम्स में करोगे तो इनटू आ जाएगा आपका 1000। नाउ यू कैन सी मास ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम्स में रेडी है। क्या रेडी है मास ऑफ सॉल्वेंट? वैल्यू पुट करेंगे, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 माइनस m2 where m2 is the molecular mass of solute। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन आ चुका है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का। एक ही काम करना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्वेंट से रिप्लेस करना था। तो ये एक एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है। अब आप मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन, और आप मैक्स लगा के इसको अनदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये भी आपको ABCD ऑप्शन में मिल सकता है। विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन to show the relation between molarity and molality? Here it is molality equals to molarity into 1000 upon density of the solution into 1000 minus m molarity, and m2 is the molecular mass of the solute. Now अलग अलग फॉर्म्स के लिए जैसे कि मैं लिख देती हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1000. Now you can see there is one more expression, that is molality equals to on right hand side. ठीक है, तो ये मोलैरिटी into 1000 अपॉन 1000 से 1000 कट गया, m आ गया। डेंसिटी into 1000 डिवाइड 1000 से 1000 कट गया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आ गया, माइनस यहां पर डिवाइड होगा तो ये आ गया m2 अपॉन 1000। ये आपका वन मोर एक्सप्रेशन, ये भी आपको कंपटीशन में लिखा हुआ मिल सकता है। ये इसी को मैंने मैथमेटिकली चेंज कर दिया। अब आप चाहें तो इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल M के लिए लिखिए, कैपिटल M इक्वल्स टू, इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया m इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस m m m2 अपॉन 1000।
अब यहां भी m है और यहां भी m है, तो इनको एक तरफ कर लेते हैं और इन दोनों में m कॉमन ले लेंगे, ये भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ आता है, तो ये भी आपका वन ऑफ द एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को चेंज कर रही हूं, तो ये वाला पार्ट इधर ले रही हूं, ठीक है, तो m d सोल्यूशन इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट इधर आ गया, राइट हैंड साइड में लिख रही हूं, कैपिटल M प्लस ये पार्ट इधर आ गया, प्लस हो गया, तो m m2 m2 अपॉन 1000, ठीक है, दिस इज m डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कैपिटल M आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस m2 अपॉन 1000, ये भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ आता है। तो इस तरह से ये मेन एक्सप्रेशन है और इसी को आप डिवाइड 1000 से करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ये फॉर्म ला सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ला सकते हैं, फिर कैपिटल M को कॉमन लाने के हिसाब से ये ऐसे करके और फिर M कॉमन लेके ये ला सकते हैं। तो ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, चीज वही है, मैथमेटिकली चेंज करके अलग अलग पैटर्न्स आपके सामने है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके, अब मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन आने के बाद में नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोलर और मोलल फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब मेरे पास इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं, उसमें से मैं किसी भी एक्सप्रेशन को लेकर आपको ये चीज सॉर्ट आउट करके बता सकती हूं। तो हम इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन लिखिए, या फिर क्वेश्चन लिखने की जगह ऐसे लिखिए, हाउ टू फाइंड विच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, हाउ टू फाइंड विच इज मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड कि कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। एक एक्सप्रेशन ये है, मुझे ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लेना है अपना डेरिवेशन समझाने के लिए। दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास ये है, मैं ये वाला काम में लूंगी, तो मैंने लिया m इक्वल्स टू m डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस m2 अपॉन 1000, ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हैं, मैं इस वाले एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करूंगी। अब जो मैंने एक्सप्रेशन लिया जिससे मुझे फर्दर एक्सप्लेन करना है कि कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मोलर या मोलल, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा, लेकिन एक सॉल्यूशन बन चुका है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो यू कैन ऑल्सो यूज फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। क्या मानते हैं, ये चीज कांस्टेंट है और 1000 भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास दो कांस्टेंट है m2 और 1000, इनको मिलाकर मैं a रिप्रेजेंट कर रही हूं ताकि मुझे बार बार ये पार्ट ना लिखना पड़े। तो m2 और 1000 दो कांस्टेंट को मिलाकर मैंने a लिख दिया, बाकी तो ये वेरी करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करके मैं लिख रही हूं m इक्वल्स टू m अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस ma। अब ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, इसे मैं और सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ, दैट इज m अपॉन m भी कर सकती हूँ और m अपॉन m भी कर सकती हूँ। तो मैं m अपॉन m कर रही हूँ, तो m अपॉन m कैपिटल M और ये इधर आकर हो गया स्मॉल m, तो ये पार्ट इधर चला, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस ma। ठीक है, ये मैं फाइनल रख रही हूं जिससे मैं अपना सारा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। ठीक है, वापस से इस बात को ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया, इसमें m2 और 1000 कांस्टेंट है, m2 और 1000 को मिलाकर मैं a लिखूंगी, मैंने ये आपको कहा। तो m इक्वल्स टू हो गया m डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस कैपिटल M तो वेरिएबल है उसको रखा मैंने और इनको मिलाकर a लिख दिया। ठीक है, अब मैंने m अपॉन m किया, m अपॉन m,
तो ये m इधर आया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस ma। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है। अब मैं यहां पर 3 केस बनाऊंगी। 3 केसेस आर पॉसिबल। 3 केस क्या क्या हो सकते हैं, वो 3 केस के लिए मैंने 3 एरोज बनाए। ठीक है, इधर अपन पार्ट 1 ले लेंगे, यहां पार्ट 2 आ जाएगा, वहां पार्ट 3। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में याद है कि 1m और 1m विच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर एक्वस सोल्यूशन, जब हम इस टॉपिक को करते हैं तो इसमें हमेशा 1m ही कॉन्सेंट्रेटेड आता है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया है। लेकिन जब हम नॉन एक्वस के लिए बात करते हैं तो बच्चों 3 केसेस बन सकते हैं। केस 1 तुम्हारा बन सकता है m इक्वल्स टू m। केस 2 तुम्हारा बन सकता है केस 2 m इज ग्रेटर देन m, और केस 3 आपका बन सकता है m इज स्मॉल देन m। पहला केस m इक्वल्स टू m। अब तो मैथमेटिकल पार्ट है, आप समझ सकते हैं m और m बराबर है, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो 2/2 1, तो आप समझ गए m बाय m इक्वल्स टू हो गया 1। तो जब m बाय m 1 है तो ये इक्वल्स टू इसके है, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस ma इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई 1 प्लस उधर जाकर ma। तो अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 प्लस ma है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी का वैल्यू इक्वल होगा फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। केस नंबर 2, मोलैलिटी शुड बी ग्रेटर देन मोलैरिटी। मोलैलिटी को ज्यादा करना है और मोलैरिटी ऊपर है, तो क्या मैं कहूं m बाय m इज लेस देन 1। अगर m बाय m लेस देन 1 है तो ये पार्ट भी लेस देन 1 होगा, तो आपके पास हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस ma इज लेस देन 1। अब आप दोनों पार्ट्स में ma ऐड कर दो, ऐड ma, ऐड ma ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहां ma ऐड करिए, प्लस ma माइनस ma कैंसिल, और यहां पर ma ऐड हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गई लेस देन 1 प्लस ma। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है तो मोलैलिटी ग्रेटर देन हो जाएगी मोलैरिटी। नाउ केस नंबर 3, आई होप सबको करना आ गया है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में इस बार मोलैरिटी ज्यादा है तो फॉर्मूला है m अपॉन m, और मोलैरिटी ज्यादा है तो m बाय m ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस ma ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। दोनों तरफ ma प्लस और माइनस कर दो, ma एड ma ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहां भी ma ऐड किया, यहां भी ma ऐड किया, तो आपके पास आ गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 1 प्लस ma। अगर ये कंडीशन लगेगी तो मोलैरिटी और मोलल में कौन ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मोलैरिटी वाला जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो बच्चों क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप कि कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मोलैरिटी वाला या मोलैलिटी वाला? जस्ट ऑब्जर्व, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन की डेंसिटी पर। और अगर फिर क्वेश्चन आ जाए कि डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, तो आप देख सकते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले में m और a आ रहा है। अब आप यहां पर क्या गलती कर सकते हैं, आपने देखा डेंसिटी के फॉर्मूले में m और a आ रहा है, फिर आपको याद आया मैम ने a m2 अपॉन 1000 को लिखा है, तो आपके दिमाग में m आ गया और m2 आ गया, 1000 तो कांस्टेंट है।
तो आप लिख दोगे कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, ये तो मैंने इस एक्सप्रेशन से डेरिवेशन को उठाया है। अगर इस एक्सप्रेशन में आप मोलैरिटी को इधर कर दें तो फिर इस वाले पोर्शन में मोलैलिटी आ जाएगी, तो फिर आपकी डेंसिटी मोलैलिटी पर डिपेंड करेगी। तो आप ना मोलैरिटी बोलो ना मोलैलिटी बोलो, आप बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन either molarity or molality, it means depends on concentration, and second it depends on the molecular mass of the solute। तो तीन केसेस आपके सामने हैं। कब मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल होंगे? जब डेंसिटी होगी 1 प्लस ma। ए आपके सामने है m2/1000। अगर डेंसिटी 1 प्लस ma से कम होगी तो मोलल वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और अगर आपकी डेंसिटी 1 प्लस ma से ज्यादा होगी तो मोलैरिटी वाला जो सोल्यूशन बना हुआ है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये तो जनरल केस है, इसमें मैंने मोलैरिटी की और मोलैलिटी की कोई वैल्यू अज्यूम नहीं की है, एक जनरल डेरिवेशन आपको करके दिया है। अब मैं इसमें आपको और आगे लेके जाती हूं और उसमें हम लोग दो स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके कंपटीशन में सबसे ज्यादा आते हैं। तो मैं चाह रही हूं कि उनका अपने को इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रहे, तो अपना समय अगर बच सकता है तो हम बचाएं। तो अगर हम बात करें टू स्पेसिफिक केसेस की जो सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं, तो उसमें जो आपका सिचुएशन 1 बनती है, सिचुएशन 1 जो आपकी बनती है वो बनती है वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मोलर या मोलल, और सॉल्यूशन मेरा वेरी वेरी डाइल्यूट है। अब एक बार यहां पर आप ए की वैल्यू जानते हैं ना, m2/1000 है, और मैंने कहा कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, और लगातार मैं देख रही हूं कि जो डेंसिटीज आ रही हैं उनमें 1 प्लस ma आ रहा है, 1 प्लस ma, 1 ma। तो 1 प्लस ma पर मैं वर्कआउट करना चाह रही हूं कि ma को अगर आप खोलें तो ये आया m2/1000। एज सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, तो क्या आप मानते हैं मैंने सॉल्यूट बहुत कम मिलाया है? जब मैंने सॉल्यूट बहुत कम मिलाया है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम आएंगे। तो सपोज करो ये नंबर ऑफ मोल्स 0.01 है और नीचे आपके है 1000, और बच्चों मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का यूरिया लिया है तो 60 ले लो, ग्लूकोज लिया है तो 180 ले लो, चलो केन शुगर ले लेती हूँ 342, तब भी कितने बच्चे मानते हैं कि ये पूरा टर्म एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाएगा? आप चेक कर लीजिए, अगर मैं इसको लूं तो 342, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आ रही है ये नेग्लिजिबल वैल्यू आ रही है। What I want to tell you that is, अगर मेरा सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है तो m2/1000 नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। मैं इसको अवॉइड कर सकती हूं, इसको निग्लेक्ट कर सकती हूं। अब आप केस बना लीजिए तीनों, केस 1, केस 2 और केस 3, तीनों केस बना लीजिए। ये रहा केस 1, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी कब? जब डेंसिटी है 1 प्लस ma, और 1 प्लस ma में मैंने कहा कि जो ma है, ये a था ना आपका, तो मैंने कहा जो ma है वो तो नेग्लिजिबल है, तो ma नेग्लिजिबल है तो 1 प्लस नेग्लिजिबल 1 आ जाएगा, मतलब डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन अगर 1 है, समझ रहे हैं ना, 1 प्लस ma लिखा है, 1 प्लस ma में ma को मैंने नेग्लिजिबल प्रूव कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास डेंसिटी कितनी आ गई? 1। तो अगर डेंसिटी 1 है तो मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल है फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। केस 2, मोलैलिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी, क्या होनी चाहिए डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन लेस देन 1 प्लस ma, और हमने कहा ma नेग्लिजिबल है तो मेरे पास 1 आ गया।
तो ये केस 2 बन गया। इसमें मैंने वेरी वेरी डाइल्यूट करके सिर्फ Ma को निग्लेक्ट किया है और डेरिवेशन में कोई चेंजेस नहीं है। और केस नंबर 3 जिसमें मोलैरिटी से कम है, यहाँ पर डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 प्लस Ma, और Ma को मैं नेग्लिजिबल कर चुकी हूं, तो ये आ गया आपका 1। तो बच्चों ये स्पेसिफिक केसेस जो ज्यादा कॉमन आते हैं, उनमें पहला केस सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, जब आपकी डेंसिटी 1 है तो दोनों इक्वल है, जब आपकी डेंसिटी 1 से कम है तो मोलैरिटी वाला ज्यादा गाढ़ा है मोलैरिटी से, और जब आपकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो मोलैरिटी वाला ज्यादा गाढ़ा है मोलैलिटी से। याद है ना आपको, दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम चलते हैं, उस समय का ये कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर वो 2m है तो वो भी 2m है, अगर एक 2m है तो दूसरा भी 2m है, अगर एक 1m है तो दूसरा भी 1m है, अगर एक 0.0002m है तो एक दूसरा भी 0.0002m है, दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम है। एट दैट टाइम वी आर कंपेयरिंग कौन गाढ़ा होगा, मोलल वाला या मोलर वाला। तो एक स्पेसिफिक केस तो चलता है वेरी वेरी डाइल्यूट का, ठीक है। अब दूसरा केस जो सबसे ज्यादा हिट है, दैट इज अगेन 1m और 1m। नॉन एक्वस में कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 1m और 1m। इस बार हम मोलैरिटी को 1 रखने वाले हैं, और यहां हमने मोलैरिटी को बहुत कम रखकर फाइनली इस पूरी टर्म को निग्लेक्ट कर दिया था, और अब हमें मोलैरिटी की वैल्यू क्या रखकर प्रूव करना है, 1। तो प्लीज पहले आप ये सिचुएशन 1 नोट करें, क्योंकि ये तीनों मुझे रखने हैं। अब इसमें मैं सिचुएशन 2 डालूंगी, तो ये मुझे रफ करना है। तो पहला सिचुएशन नोट करें, वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए m2 अपॉन 1000 को नेग्लिजिबल कर दिया। कैसे किया वो मैंने आपको यहाँ समझाया कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो m बहुत कम है, m2 बहुत ज्यादा भी हो तो पूरा टर्म 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल वैल्यू आपका आएगा वो नेग्लिजिबल होगा बाकी सब वैल्यूज के कंपैरिजन में। फिर वही अपन ने 3 केस यहाँ पर क्रिएट करे। डेंसिटी 1 है तो बराबर है, डेंसिटी अगर 1 से कम है तो स्मॉल m वाला ज्यादा गाढ़ा है, और डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो कैपिटल M वाला ज्यादा गाढ़ा है। अब लास्ट आज के लेक्चर का पार्ट, हमें सिचुएशन 2 लेना है, और सिचुएशन 2 में हमने मोलैरिटी की वैल्यू को 1 फिक्स कर दिया, ठीक है, मोलैरिटी की वैल्यू को 1 फिक्स कर दिया। अब हमें पता करना है 1m और 1m विच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और सब लोग जानते हैं ये पूरा डिस्कशन चल रहा है फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब वापस से ये तीनों केसेस लगा लीजिए, नीचे मेन फॉर्मूले आपके पास है और ये तीनों केस आप अप्लाई करें। चलिए केस 1, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैलिटी व्हेन, कब होगा ये केस, डेंसिटी कितनी है 1 प्लस Ma, और मोलैरिटी अपन ने 1 रख दी तो डेंसिटी कितनी हो गई 1 प्लस A, और A अपने को याद है ना, मैं खोल देती हूँ इसे, 1 प्लस A क्या था अपना m2 अपॉन 1000, ठीक है। केस 2 ग्रेटर देन कैपिटल M, कब है इसकी कंडीशन, व्हेन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा लेस 1 प्लस Ma, और मोलैरिटी को कितना रखना है 1, तो दिस इज 1 प्लस A, वेयर A इज द m2 अपॉन 1000। केस 3 मोलैलिटी वाला जो सॉल्यूशन है वो कम गाढ़ा है, मोलैरिटी वाला ज्यादा। कब होगी ये सिचुएशन आपके सामने, जब डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा है किससे, 1 प्लस m की वैल्यू 1 रखनी है A से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डेंसिटी विल डिसाइड कि कौन ज्यादा गाढ़ा होगा या दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। सारा आंसर किसके हाथ में है, डेंसिटी। और डेंसिटी किन किन पर डिपेंड कर रही है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, आप देखिए लगातार इसके फॉर्मूले में m आ रहा है,
और मोलैलिटी भी आ सकता है अगर मैं एक्सप्रेशन जो मेन लिया था मैंने वो चेंज कर दूं तो डेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन पर और एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पर। तो इस तरह से आप इस लेक्चर को समझें कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो फिक्स होता है कि 1m कैपिटल M इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन स्मॉल m। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन एक्वस है, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ नॉन एक्वस, जब सॉल्वेंट का रोल वाटर प्ले नहीं कर रहा है तो उस समय कौन गाढ़ा होगा, क्या दोनों बराबर भी हो सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये मैंने बेसिक फॉर्मूले बनाए थे। फिर बेसिक फॉर्मूले बनाने के बाद अगर आपको ये याद है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दो स्पेशल केसेस क्रिएट करे। पहला केस जब सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, तो वेरी डाइल्यूट होने पर ये जो मेरा Ma वाला पार्ट है वो नेग्लेक्ट हो गया, तो मेरा डेंसिटी 1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 आ गया। और दूसरा मैंने कहा जब मोलैरिटी की वैल्यू 1 है तो m को मैंने 1 कर दिया, तो डेंसिटी 1 प्लस a आ गया, लेस देन 1 प्लस a देन 1 प्लस a आ गया। तो इस तरह से आप इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस कॉपी में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैंने किया है। मैंने कैसे किया, पहले ऊपर मोलैरिटी लिखा, फिर नीचे मोलैलिटी लिखा। मोलैलिटी में मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आया, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट करना था, फिर सॉल्यूशन के मास के लिए मैंने डेंसिटी की मदद ली, सॉल्यूट के मास के लिए मैंने मोल्स वाले फॉर्मूले की मदद ली। इस तरह से मैंने डेरिवेशन किया, पूरा सीक्वेंस में नहीं किया, पहले अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आपको याद हो जाए तो आप एक सीक्वेंस में उसे कर सकते हैं। So students, this is all about today's lecture. Always remember, chemistry is not a cramming subject, it is highly conceptual subject. Just make proper notes with my lectures and one day definitely you will love chemistry. And yes, next lecture में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशन के जितने न्यूमेरिकल्स बनेंगे मैं वो कराऊंगी। मोलैरिटी एक कंपाउंड की देकर उसके आयंस की मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है वो, और दो कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन होने के बाद में मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं वो। अगर एक लेक्चर में वो सारे न्यूमेरिकल कवर नहीं होंगे तो हम इसके 2-3 वीडियोस बनाएंगे, लेकिन जितने तरह के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।